फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता में। एक ऐसी जगह है जहाँ सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है, एकदम सही स्ट्रेसी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ये पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज जरूर देखें। इसमें हम करने वाले हैं बायोलॉजी की यूनिट 11 का पार्ट 6। हमने अभी तक 100 क्वेश्चन करा चुके हैं और हमारे 100 क्वेश्चन नहीं है, 500 क्वेश्चन के बराबर है। आप जानते हो हम कितने ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन कराते हैं। आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। और आज से हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, तो और हमारा टॉपिक रहने वाला ब्लड। मेरा नाम आप जानते हो, मेरा नाम विनीता है। चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन रहेगा ब्लड से। तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? जो रक्त होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो कौन सी कोशिका होती है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो कौन सी कोशिका पाई जाती है? आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, वॉन मैरो, डब्ल्यूबीसी। और रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल तो आरबीसी। इसी की वजह से जो अपनी सेल्स होती हैं उसका कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आपको देखो अब अपन ना ब्लड के बारे में पूरा टोटली पढ़ने वाले हैं, तो आप क्लास को बड़े ध्यान से देखना, साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना। और जैसे ही हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं मैं आपको इस सीरीज की पीडीएफ भी देना स्टार्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने स्टडी ग्रुप्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसमें शेयर कीजिए। ये सिर्फ एमपी वर्ग 3 के लिए नहीं है, ये पीवाईक्यू सीरीज हर उस एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आती है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एमपी का एग्जाम हो। जैसे आप जानते हो जो पटवारी एग्जाम होता है, एमपी का ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम होता है, उसमें भी साइंस अच्छी खासी आती है। तो ये टॉपिक्स उनमें भी काम आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना, साइंस। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वर्ग 3 है, ये क्या है। आप यही तो सबसे बड़ी गलती करते हो, आप अपनी सब्जेक्ट को मजबूत करो। एग्जाम कोई भी हो, अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत है तो एग्जाम आपका निकलेगा ही। बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। तो आजकल जो एग्जाम्स का लेवल रह रहा है वो कभी तो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हाई, कभी बीच का रह जाता है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ लो टू हाई, मतलब आपको लो भी कराया जाएगा, मीडियम भी कराया जाएगा, हाई भी कराया जाएगा। तो ये क्लासेस आपके सारे एग्जाम जिसमें साइंस आती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस पीवाईक्यू सीरीज को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो रक्त में सबसे अधिक संख्या में आरबीसी होती है। तो सबसे अधिक क्या होती है? आरबीसी। कितनी होती है? तो ये एक बूंद रक्त में कितनी, एक बूंद रक्त में कितनी होती है? 50 लाख आरबीसी। ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अब देखिए इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो 120 दिन। काफी बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप पुरानी क्लासेस ले चुके हो तो अब आपको ये लाइन तो याद ही होगी। काफी सारा डाटा आपको क्लास में लर्न होने लगा होगा क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बार बार रिवीजन, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाए। और अगर आप साथ ही साथ में इनको लिखते जा रहे हो, पूरा पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्चुअल लिखना है। अगर आप लिखते जा रहे हो और खुद उसको बार बार पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो ये आपका डाटा क्लियर होता जाएगा, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा बिना किसी ज्यादा मेहनत के। क्योंकि अब स्टडी हार्ड नहीं करनी है, स्मार्ट करनी है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए जुड़े रहिए सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम से। मैं विनीता मैम आपको कराने जा रही हूँ आज बायोलॉजी की यूनिट 11 की आगे की क्लास। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी में कौन सा वर्णक होता है? तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में लोह युक्त प्रोटीन होती है जिसकी वजह से
हमें ब्लड का कलर कैसा दिखाई देने लगता है, रेड। तो आरबीसी कहाँ बनती है, तो बोन मैरो में बनती है। आरबीसी में कौन सा कोशिका नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है। कौन सी कोशिका ऑक्सीजन ढोती है, ऑक्सीजन ढोने का मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, तो वो कौन करती है, आरबीसी। आपको सारी टाइप की इसमें लैंग्वेज के किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना घुमा सकता है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है आपको। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, जिसको अपन हिंदी में रक्ताल्पता भी कहते हैं। एनीमिया से याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड चेंजेस कम होते हैं, हिंदी वर्ड्स ना जगह जगह पे कभी कभी चेंज भी होते जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि एग्जामर भी आपको इंग्लिश में ही भी दे सकता है, भले आप हिंदी मीडियम से कर रहे, वो एनीमिया हिंदी में भी लिख के दे सकता है। तो ये नेम्स कुछ कुछ होते हैं, इनको आपको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिए। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति वो घट जाएगी, क्योंकि ले जाने का काम ही नहीं होगा, जिससे आपको थकावट, पीला रंग आदि लक्षण होती है। यह स्थिति अनेमिया में होती है। तो ये स्थिति को अपन क्या कहते हैं, अनेमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन का साइन होता है Hb, तो Hb कम तो ऑक्सीजन कम, एनीमिया ज्यादा। Hb ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा, एनीमिया कम। ये आपको एक फिगर चार्ट से बताया, ये ट्रिक्स होती है याद करने की। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो पुरुषों में 13 से 17 और महिलाओं में 12 से 15। रक्तलप्ता में कौन सा खनिज घटता है, रक्तलप्ता मतलब एनीमिया में, तो कौन सा, लोहा, आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा ही पाया जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। गर्भवती महिलाओं को कौन सी गोली दी जाती है, तो आयरन की। अगर आपको एक आयरन के लिए एक और अच्छी चीज बताऊं, जो आपके घरेलू नुस्खे में भी काम आएगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी है ना, तो जो किशमिश आती है ना, किशमिश छोटी वाली, उसको रात को पानी में भिगो दो और सुबह खाओ उसे किशमिश को, तो जो आयरन की कमी है ना, वो आपके अंदर से दूर होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि किशमिश में आयरन भरपूर होता है। जब वो पानी के साथ में मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, थैलीमिया किससे संबंधित है, तो हीमोग्लोबिन की आनुवंशिक खराबी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते जाते होंगे, वीडियो को पुश करके लेते जाइए, या फिर आप साथ ही साथ में फैक्ट्स को लिखते जाइए, जैसा आपको अच्छा लगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी, जो रेड करें, जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, तो चार्ल्स डार्विन ने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी, कार्ल लेस्टिन ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1901 में। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ए बी और ओ रक्त समूह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। आपको ये भी बताया जाएगा ये ब्लड ग्रुप कैसे काम करते हैं। अगर मम्मी का ये, पापा का ये, तो बच्चों के क्या हो सकती हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा, बस क्लास से जुड़े रहिए। और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी, 1901 में। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ये इनमें नेगेटिव होता है, इन्हीं में पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव होता है वो RH होता है, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, ऐसे भी देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ए बी रक्त समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रक्त मिलान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ब्लड टाइपिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खोज किसने की थी, तो जेम्स ने। RH कारक की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। अपन को पहले ये तो पता चल गया था कि ब्लड ओ, ए बी और ए भी होते हैं, लेकिन जब रिएक्शन होने लगे एक दूसरे के ब्लड डालने से, क्योंकि नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव वाले का नहीं दे सकते, लेकिन पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का दे सकते थे, सेम ग्रुप का। तो वहां पे क्या है, गलती से किसी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दे दिया, तो वहां पे क्या डेथ होने लगी थी।
तो उस टाइम पे हमें पता चला था कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा भी होता है। उस टाइम पे अपन RH कारक की खोज की थी, जो RH कारक होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब डीपली में पढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर आपका कोई एक टॉपिक ऐसे क्लियर नहीं है, एक आध टॉपिक्स को मैं करा सकती हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि मैम पूरी की पूरी बायो को कॉन्सेप्ट वीडियोस करा दो, तो अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन पूरे की पूरे टॉपिक इकट्ठे पढ़ सके, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट्स काफी सारी हैं। बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, SST है, ठीक है। SST का क्या है, मैं PYQ पोर्शन ज्यादा कराऊंगी। आप चाहो तो एक का टॉपिक में उनका भी करा सकती हूँ आपको, वैसे तो सारी में ये रहेगा। और मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स है, रीजनिंग आपके में है नहीं है। तो मैथ्स में क्या है, अभी मैं मोबाइल से पढ़ाती हूँ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी क्लासेस से क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ। हाँ, लेकिन आप अगर कहोगे तो मैं आपको कोई आपका स्पेसिफिक चैप्टर हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, या आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स चाहिए जिससे हमारे मैथ्स में अच्छे नंबर आ सके, कैसे हम जनरल उसको जल्दी से कवर अप कर ले, वो सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पता है अभी मेरा न्यू यूट्यूब है, तो मेरे पास में अभी फैसिलिटीज नहीं है, मोबाइल से पढ़ाती हूँ, लेकिन आपको मैं डाटा A1 दे रही हूँ। डाटा में आपको कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहेगी, मैं आपको वेस्ट से वेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, प्लेट्स का कार्य क्या होता है, तो प्लेट्स का कार्य क्या होता है जी, ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, रक्त को जमाव करता है। प्लेट्स रक्त में पाई जाने वाली छोटी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये छोटी कोशिकाएं होती हैं जो चोट लगने पर खून को जमाने में सहायक होती हैं। प्लेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सॉरी, प्लेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग गया है कि किस रोग से प्लेट्स की कमी होती है। तो किस रोग से प्लेट्स की कमी होती है, तो डेंगू से। जब डेंगू हो जाता है तो प्लेट्स गिरने लगती हैं। प्लेट्स कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 से 10 दिन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं RBC का कितना है, WBC का कितना है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। रक्त के किन घटकों को धक्का बनता है, तो कौन कौन से घटक है जिनसे धक्का बनता है, तो किससे बनता है, एक तो फाइब्रोंजन से बनता है और एक प्लेट्स से बनता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी प्लेट्स की संख्या होनी चाहिए, तो 1.5 से 4 लाख तक। जब आपकी प्लेट्स गिर जाती है तो बहुत वीकनेस फील होने लगता है, उसमें ना जो नारियल पानी रहता है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने वाली वाहिनियों को क्या बोलते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि एक तरफ शुद्ध रक्त का होता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त का होता है। तो शुद्ध रक्त को जो शरीर के जो विभिन्न भाग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें पहुंचाने का काम कौन करता है, पहुंचाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं, जो पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं धमनियां। क्या बोलते हैं, धमनियां, आर्टरीज बोलते हैं। तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं और यह शुद्ध रक्त ले जाती हैं, ठीक है। क्या ले जाती हैं, शुद्ध रक्त। धमनिया की दीवारें कैसी होती हैं, तो मोटी हो रही हैं और लचीलापन युक्त होती है। धमनियों में रक्त का दबाव कैसा होता है, तो हाई रहता है। धमनियों में कौन सा रक्त जाता है, तो शुद्ध रक्त जाता है। फेफड़ों की जो ध्वनि होती है ना, उनमें नहीं जाता है। नस और धमनी में क्या अंतर है, नस हृदय की ओर से जाती है, धमनी हृदय से दूर जाती है। मतलब अगर नस से जा रहा है तो ये हृदय की ओर जा रहे हैं अदर ऑर्गन से, और जबकि ध्वनि से जा रहा है तो वो धमनी में क्या होता है, जो हृदय से दूर जा रही है, मतलब हृदय से अदर जो ऑर्गन है उनमें जा रही है। ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है, तो वह प्लूमोन्ट्री आर्टरी। अगर आपको मेरा पढ़ाना स्लो लगता है या फास्ट लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी अब अपन ने ब्लड के बारे में थोड़ा सा जाना, अब इसको टाइप बाय टाइप देखेंगे। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब पढ़ेंगे अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होती है, जी मैंने आपको काफी बार बता दिया है कि कितने चैम्बर्स होते हैं मनुष्य के हृदय में। तो कितने चैम्बर्स होते हैं, 4, ये भी काफी बार बता चुके हैं। कौन कौन से, 2 लेफ्ट 2 राइट, और 2 लेफ्ट में कौन से, तो 2 लेफ्ट 2 राइट, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, मतलब एक लेफ्ट एट्रिया और एक राइट एट्रिया, ऐसी एक राइट वेंट्रिकल्स और एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऐसे 4 होते हैं। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। आपको फिर अपने याद आ जाएगा।
ये किसका उदाहरण है? ये डबल सर्कुलेशन का उदाहरण है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो मुट्ठी के आकार का, ये कुछ इस टाइप से रहता है और एक उंगली सी यहाँ से निकल रही होती है। ये हृदय का कुछ आकार इस टाइप का होता है। ठीक है। हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार 1 मिनट में। जो दाएं हिस्सा होता है, राइट वाला, जो कैसे रक्त पंप करता है? तो अशुद्ध वाले को करता है, और बाया वाला हिस्सा क्या करता है? शुद्ध वाले को। किस अंग को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं? तो पंपिंग करने का काम कौन कर रहा है? ये हृदय कर रहा है, तो हृदय को बोलती है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, और मैं थोड़ी थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं। मनुष्य के हृदय में अशुद्ध रक्त कौन से भाग ले जाता है? अभी बताया था, अशुद्ध ले जाता है दाया, और वो शुद्ध ले जाता है बाया। और कौन सी चीज? अलिंद वाली। ठीक है। अलिंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैंने आपको बताया था, एट्रियम। तो शरीर से अशुद्ध, ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, सुपेरियर और इंफेरियर वेना कैवा के माध्यम से हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। अशुद्ध मतलब डर्टी, डर्टी मतलब दाया। अशुद्ध रक्त कहाँ से? तो शरीर के अंगों से। फेफड़ों को रक्त कौन ले जाता है? तो प्लूमेंट्री आर्टरी। प्लूमेंट्री आर्टरी कैसा रक्त ले जाती है? अशुद्ध। ये किस में ले जाती है? फेफड़ों में। दायां अलिंद या फिर लेफ्ट अलिंद से रक्त कहाँ जाता है? तो दायां निलेय में जाता है। प्लूमेंट्री वेन्स क्या लाती हैं? तो जो शुद्ध रक्त लाती है फेफड़ों से। ठीक है। आर्टरी तो अशुद्ध लेके आती है, और वीन शुद्ध लाती, कहाँ से? फेफड़ों से। और अशुद्ध शुद्ध का भी अपन क्लियर कर ही चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि वो सिर्फ फेफड़ों में नहीं ले जाती और सब जगह ले जाती है। फेफड़ों में कौन सी ले जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड ले जाती है। हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन कौन देता है? तो हृदय की जो दीवारें होती हैं उनको ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है? तो धमनियां करती हैं। कौन करती हैं? धमनियां। कौन सी धमनियां? तो कोरोनरी धमनियां। ठीक है, कोरोनरी। मैं क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ी हूँ 12th तक, तो मुझे इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छे से बोलना सही लगता है। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई, उससे मुझे हिंदी मीडियम लेना पड़ा। यहाँ था नहीं जिस सिटी से मैं पढ़ी थी। फिर मेरे को पीजी भी हिंदी मीडियम से करनी पड़ी। इस टाइप से मैंने एमकॉम किया हुआ है। ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती हैं। इनके अवरुद्ध होने से हार्ट अटैक होता है। ठीक है। क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। और ये सब्जेक्ट्स मेरी इसलिए अच्छी हैं क्योंकि मेरे पास 12th में साइंस था। साइंस मतलब मैथ्स ही था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं था। लेकिन मेरा बायो भी अच्छा है, इतना बेकार नहीं है। ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा डाटा लेके आ रही हूँ। हार्ट के लिए स्पेशल रोड, तो कोरोनरी रोड। ये ट्रिक्स है। तो हार्ट अटैक किससे होता है? तो कोरोनरी ब्लॉकेज की वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज की जांच कौन करता है? तो ईसीजी करता है। कौन करता है? ईसीजी करता है। हार्ट में धड़कन किससे नियंत्रित होती है? तो किससे होती है? सीनो आर्टरी नोड से। कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? तो ओर्टा से। कोरोनरी आर्टरी कितनी होती है? तो 2 होती है, लेफ्ट और राइट। ऐसा कुछ था नहीं इसमें, आप मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ बहुत सारी चीजें। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने भले 109 करा दिए, लेकिन हमें काफी सारे क्वेश्चन याद भी हो गए, क्योंकि काफी सारी चीजें बार बार रिवाइज हो रही हैं। किसी क्वेश्चन की किसी और क्वेश्चन में भी हो रही है। मैं चाह रही हूँ आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा रिविजन। जब भी तो मैं आपके लिए ऐसे नहीं लेके आई कि एक तरफ से पूरा ब्लड करा दिया, अब ब्लड से कोई मतलब ही नहीं है, अब दूसरा चैप्टर उससे पूरा करा दिया, अब इससे मतलब नहीं। आपको बीच बीच में ये क्वेश्चन भी लेके आ रही हूँ, जिससे क्या है, आपका रिवाइज भी होता जाए। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिश्रण से बचने के लिए मनुष्य में क्या होता है? मैंने आपको बताए थे 4 चैम्बर्स होते हैं हृदय में, तो वही हो जाएगा, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिससे शुद्ध और अशुद्ध से बचा जाए, एक साथ मिक्सअप नहीं हो जाए, क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगे तो सबके सब अशुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध वाले में ऑक्सीजन होती है, अशुद्ध वाले में ऑक्सीजन नहीं होती है। तीन कक्षीय हृदय किसका होता है? तो वेचर। अब देखो, ह्यूमन में होता है 4 कक्षीय, 4 चैम्बर, लेकिन जो वेचर होते हैं, एम्बिफिशियंस होते हैं, उनमें 3 कक्षीय होता है। वेचर क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है। पक्षियों का और स्तनधारियों का कितना होता है? तो 4 कक्षीय होता है।
दो रक्त परिसंचरण तो प्लूमेंट्री और सिस्टमैटिक डबल सर्कुलेशन होता है मनुष्य के अंदर, लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो फेफड़े में शुद्ध होता है, ध्यान रखना, लंग्स के अंदर शुद्ध होता है फेफड़े में। कितने फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में? ये तो सबको ही पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फेफड़ों में रक्त का गैस विनिमय होता है, जो गैस बनती है ना वो कहाँ बनती है? तो फेफड़ों में। जो ऑक्सीजन ले जाने का काम, सीओ को निकालने का काम, ये सब फेफड़े करती हैं। जहाँ अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो अशुद्ध रक्त होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्धिकरण कहलाती है। लंग्स लाइफ देने वाला गैस एक्सचेंजर। लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके अंदर? एल्वोली के अंदर। शुद्ध रक्त को फेफड़ों में कौन लाता है? तो प्लूमेंट्री वीन। वीन जानते हो? जो नशा होती है उनको बोलते हैं। फेफड़ा कौन सा अंग है? तो श्वसन तंत्र का। फेफड़े की संख्या 2 होती है। फेफड़ों से रक्त कहाँ जाता है? तो वायुलिंद में। आई होप आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट को जरूर से जरूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय तक लेके आती है? आपके क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा याद हो। तो प्लूमेंट्री वीन, अब देखिए इसमें आगे पढ़िए। एक प्लूमेंट्री वीन एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बायलिंग मतलब लेफ्ट एडिट्रम तक लाती हैं। से सभी शिराएं अशुद्ध रक्त होती है। जो बच्चे ना बायलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए क्लास बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करें, लेकिन मैं लिख के हिंदी भी लेके आ रही हूँ तो आपको मैं हिंदी भी बता रही हूँ साथ ही साथ में, तो दोनों के लिए ये प्रॉफिट है। और इतनी तो इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी जानती है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम पढ़ी हूँ, मुझे पता है। हाँ, ये वाली चीजें हो सकती है जैसे अलिंदे नीले, ये वाले वर्ड्स भूल जाते हैं तो आप इंग्लिश में याद कर लो, सिंपल। प्लूमेंट्री आर्टरी क्या लाती है? तो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त लाती है। प्लूमेंट्री वीन की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है। शुद्ध रक्त कहाँ एकत्रित होता है? तो वायुलिंद में। शुद्ध रक्त शरीर में कौन भेजता है? तो निलय। प्लूमेंट्री शब्द किससे जोड़ा है? तो फेफड़ों से। आपको बताया था प्लूमेंट्री का काम फेफड़ों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे अभी उसी से चल रहे हैं अपने ब्लड से रिलेटेड चैप्टर। मनुष्य का हृदय किस प्रकार का परिसंचरण दर्शाता है? तो किस टाइप का सर्कुलेशन करता है? ये किस टाइप का करता है? तो डबल। आपको बताया था 4th चैम्बर में डबल सर्कुलेशन होता है। हृदय से फेफड़ों तक जाता है प्लूमेंट्री में और फिर हृदय से शरीर तक। मतलब पहले तो सारी चीजें हृदय से जा रही हैं ऑर्गन्स में, फिर सब चीजें आ रही हैं ऑर्गन से हृदय के अंदर। तो इस स्टेप से क्या हो रहा है? दोहरा परिसंचरण हो रहा है, दोहरा सर्कुलेशन हो रहा है। ये मनुष्य में और स्तनधारियों में होता है। ठीक है, तो बॉडी के जो देखो ऑर्गन्स भी लिखे हैं, आप याद रख सकते हो अगर चाहो तो, पर कोई वो नहीं है। हार्ट, लंग्स, हार्ट फिर बॉडी में जाता है, ऐसे 2 बार होता है। ठीक है, ये ट्रिक्स भी है। प्लूमेंट्री सर्किट क्या करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है। सिस्टमेटिक सर्किट क्या करता है? तो शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचाता है। डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखने के लिए होता है। फिर इसमें परिसंचरण कैसा होता है? जो सिंगल होता है। एमबीपीएस में कैसा हृदय होता है? तो 3 कक्षी होता है। ये आपको रिवाइज कराया था, तो देख रहे हो आप, बार बार रिवीजन हो रहा है आपका, और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे, अब समझ में भी आ रहा होगा। जिन्होंने वायु कभी नहीं पढ़ा है ना, उनको भी ये क्लास लेके ना काफी हद तक वायु आने लगी होगी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो लंग्स में। कहाँ होता है? लंग्स में, फेफड़ों में होता है। फेफड़े क्या करते हैं? CO2 को निकालते हैं और O2 को अवशोषित करते हैं। यह प्रक्रिया गैसों का आदान प्रदान कहलाती है और इसी से रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। ये ट्रिक है। रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है? तो एल्वोली मिलाती है। एल्वोली की दीवारें कैसी होती हैं? तो पतली होती है। और एक और बताया था, लचीलापन। शरीर में CO2 का निष्कासन कहाँ होता है? तो फेफड़ों से। रक्त को पंप कौन करता है? तो हृदय करते हैं।
गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो फेफड़ों के वायु कोशों में। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? तो कौन सी ले जाती है? तो वो ले जाती है ऑर्टा। कौन सी ले जाती है? ऑर्टा, जिसे महाध्वनि कहते हैं, महाधमनी। ऑर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निले मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और पूरे शरीर में शुद्ध रक्त क्या करती है? पहुंचाती है। ऑर्टा देखो, ऑल ओवर ब्लड ट्रांसफर आटे। ऑर्टा किससे निकलती है? तो वायनिले से। ऑर्टा का रक्त कैसा होता है? शुद्ध होता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ऑर्टा। रक्त का दबाव सबसे अधिक होता है तो ऑर्टा में। हृदय की मांसपेशियों को रक्त कौन देता है? तो कोरोनरी आर्टरी, और जो कि ऑर्टा से निकली हुई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ। और आपके डाउट्स जो आते हैं, कमेंट्स भी आप करते हो, उसके रिप्लाई भी मैं तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करती हूँ। रक्त वाहिनियों की वह जोड़ी जो हृदय से दूर रक्त ले जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आर्टरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनियां। वह रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। इनमें रक्त का दबाव कैसा होता है? अधिक होता है। आर्टरीज में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? तो तीव्र और उच्च दाब वाला। शिराएं मतलब विंस में कैसा होता है रक्त प्रवाह? तो धीमा होता है। आर्टरीज में क्या होता है? तो सामान्य शुद्ध रक्त होता है। प्लूमेंट्री आर्टरीज में अशुद्ध रक्त होता है। धमनी की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्लड्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स के बारे में। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? तो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो तीनों के तीनों अनुपस्थित होते हैं। एक और होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता है। ये न्यूक्लियस है, वो मैं टाइप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करती हूँ ना, तो वो ना ही दफा रह गया होगा। तो न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इन सब में क्या नहीं होता है? ये सॉरी, इनमें आरबीसी में अनुपस्थित रहती है। जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। कितनी बार बता दिया यार। आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरो में। आरबीसी की संख्या 50 लाख लगभग एक बूंद में। आरबीसी का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो यकृत और प्लीहा में। किस रक्त कोशिका को शरीर की पहरी कहा जाता है? पहरी मतलब जो ना देखभाल करता है ना, जैसे अपन वॉचमैन कहते हैं, जैसे घरों में वॉचमैन रहते हैं ना, उस टाइप से। उसी टाइप से शरीर का पहरी कौन होता है? बॉडी गार्ड मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो कौन होती है? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो शरीर की रक्षा करते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ती है। जब आपको चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है ना, अपने धक्के को जमा देती है। एक वाइट वाइट फ्लूइड निकलता है, उसको फैला देती है, जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आपके शरीर में एंटर ना कर जाए। इन्हें बॉडी सोल्जर्स या फिर इम्यूनी सेल्स भी बोलते हैं। किसको? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी की उम्र कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? तो बोन मैरो या फिर लाइम्फ नोड में। डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से लेके 11,000 तक। इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन मदद करता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो भाग है लिम्फोसाइट्स, वो करता है। एड्स रोग में कौन घटती है? तो एड्स रोग में कौन घट जाती है? तो डब्ल्यूबीसी घट जाती है। जिसको एड्स हो जाता है उसकी डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है और वो उपस्थित आ जाती है। प्लेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का धक्का बनाना।
प्लेट्स जब किसी चोट से रक्तचाप होता है तो क्लॉट बनाने का कार्य करता है, जिससे अधिक रक्त बहने से रोका जा सकता है। वही बात आ गई। प्लेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4 लाख तक। प्लेट्स कहाँ बनती है? तो ये भी अस्थि मज्जा में बनती है। प्लेट्स की उम्र लगभग 7 दिन होती है। प्लेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं, ये फिर से वही लग गया, शायद कॉपी हो गया वही। तो किसकी कमी, किस रोग से प्लेट्स की कमी होती है? तो वो डेंगू में। डेंगू में प्लेट्स घट जाती हैं। जब डेंगू होता है तो डेंगू की वजह से किस रोग से? तो डेंगू से हो जाता है। अगर डेंगू हो जाएगा किसी को तो उसकी प्लेट्स कम हो जाएंगी। प्लेट्स की कमी क्या कहलाती है? तो प्लेट्स की कमी कहलाती है थ्रोम्बोस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या मुझे एक एक अक्षर देखना पड़ता है, उसी के ऊपर टच करके मैं उसको हाईलाइट कर पाती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। रक्त में किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है सबसे ज्यादा? प्लाज्मा का। कितना परसेंट? 55%। आपको याद होगा कोविड टाइम में इसी प्लाज्मा से वैक्सीन बनाने की कोशिश भी की गई थी। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो 90% जल, 10% प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज आदि मिलकर बनता है। तो 10% में ये सब कुछ आ जाता है, 90% में जल आता है। प्लाज्मा के जो रक्त का जो तरल भाग होता है उसमें। यह पोषक तत्व हार्मोन अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अपशिष्ट मतलब जो वेस्टेज है उसमें। प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी होती है? तो एल्बुमिन, फाइब्रोजन और ग्लोबुलिन। ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा है? तो लगभग 55%। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो जो फॉर्म्ड, जो बचे कुचे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 45% होते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स 45% और प्लाज्मा 55%। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ब्लड का 100% हो गया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, ब्लड ब्लड इजकल टू, क्या क्या बताया अभी आपको मैंने? प्लेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। ठीक है। तो प्लेट्स कितनी, और जे और ये तीनों की तीनों मिला के कितना? 45%। जबकि प्लाज्मा कितना? 55%। टोटल कितना हो गया? 100%। सीरम क्या है? अब बताइए आप, सीरम क्या होता है? तो सीरम क्या है? तो प्लाज्मा और फिब्रोंजन जो मिक्सअप होता है ना, प्लाज्मा के अंदर जो फिब्रोंजन होता है उसको सीरम बोलते हैं। मतलब एक गाढ़ा तरल पदार्थ सा होता है। यूमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ये सारा का सारा ब्लड के अंदर रहता है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? तो ब्लड का कितना होता है? तो 7.4। तो ये कैसा हो गया? थोड़ा सा क्षारीय हो गया। ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था पीएच वैल्यू। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, मतलब अम्लीय है। और 7 से बड़ा है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या है? क्षारीय है, बेसिक है, जिसको एल्कलाइन भी बोलते हैं क्षारीय को। ठीक है। कितना होता है? 7.35 से 7.45 की समथिंग। तो आप याद रख सकते हो 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। पीएच 7 का अर्थ क्या है? तो न्यूट्रल होता है, अभी बताया था। रक्त का पीएच घटे तो क्या होता है? एसिडोसिस हो जाता है। पीएच बढ़े तो क्या होगा? एल्कोलिस। एसिडोसिस मतलब एसिड ज्यादा हो जाएगा, एल्कोलिस मतलब क्षारीय ज्यादा हो जाएगा। शरीर का पीएच कौन नियंत्रित करता है? तो बफर तंत्र, जो बफर सिस्टम होता है वो इसको नियंत्रित करता है। पीएच मापक क्या होता है? तो पीएच मीटर होता है। जब मैं आपको ना एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच वैल्यू वाला टॉपिक कराऊंगी तो मैं आपको वो अच्छे से बता दूंगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। इसको मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है। अपन ने इतना सारा कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और पता है हर बार यही सवाल आते हैं, पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला व विनीता मैम पर मिलेगा उसका फुल समाधान। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारा चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। मैं विनीता आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना, अपने दोस्तों स्टडी ग्रुप्स में से शेयर भी करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।